हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस। मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरजे क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका मैंने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को छोड़कर सारे क्वेश्चन का हल करवा दिया था। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं, उसको हल करने वाले हैं। तो मात्र इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन को हल करेंगे, 2 प्रश्न को सिर्फ हल करेंगे। और इसके पहले आप हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जानते हैं सेकेंड चैप्टर यानी जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था। क्या नाम है, हमारी अर्थव्यवस्था। आज हम लोग 2 प्रश्न को हल करने वाले, वो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, बाकी हल करेंगे अगले वीडियो में। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या है, स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। तो इसका हम लोग जवाब लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, हम लोग उत्तर लिखेंगे। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने 1914 से 1949 ईस्वी में प्रोसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत सरकार की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। इसके बाद लिखेंगे हम लोग, इस समिति ने अप्रैल सन 1948 से 1949 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 81,650 करोड़ रुपये बताई गई थी तथा प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये बताई गई। सन 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। राष्ट्रीय आय के सृजन में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का विशेष योगदान होता है। तो हम लोग प्रश्न संख्या 1 का हम लोग आंसर लिखें, जवाब लिखें। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है, प्रश्न संख्या 2 कहता है राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे। सबसे पहले हमें राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखना है। उसके बाद कहता है इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है, उसे भी लिखें, है ना। तो इसमें लिखेंगे, सबसे पहले राष्ट्रीय आय की परिभाषा देंगे, किसी देश की एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा उस देश की उसका राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसी देश की एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा उस देश की उसका राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसके बाद लिखेंगे जो इस गणना का प्रमुख विधि है उसको लिखें। तो सबसे पहला विधि हमारा देखिए क्या लिखा हुआ है, उत्पादक गुणन विधि। उत्पादक गुणन विधि क्या होता है, तो इसको भी जान लीजिए। व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होता है। इसकी गणना उत्पादन के योग्य द्वारा किया जाता है। उससे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। सॉरी, यहाँ गणना होगा, गणना विधि कहते हैं। दूसरा गणना विधि कौन सा है, आय गणना विधि। इसका क्या लिखे हैं, जब राष्ट्र के व्यक्तियों के आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे आय गणना विधि कहते हैं। तीसरा है व्यय गणना विधि। क्या होता है, आय को व्यक्ति उपभोग के लिए व्यय करता है। आय को व्यक्ति उपभोग के लिए व्यय करता है, इसलिए राष्ट्रीय आय को गणना लोगों के व्यय के माप के रूप में होता है। इस प्रक्रिया को व्यय गणना विधि कहते हैं। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर क्या है हमारा, चौथा नंबर मूल्य योग विधि किसे कहते हैं। मूल्य योग विधि उत्पादित की हुई वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रयास से बढ़ जाता है। ऐसी गणना को मूल्य योग विधि कहते हैं।
और इसके बाद हमारा अंतिम पॉइंट है जो संख्या नंबर 5, उसको भी देख लेते हैं। जो हमारा अंतिम पॉइंट है, व्यवसायिक गणना विधि किसे कहते हैं? तो इसका लिखेंगे व्यवसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना को व्यवसायिक गणना विधि कहते हैं। व्यवसायिक गणना विधि कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।